हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योति तिवारी पर आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास का अर्थशास्त्र एनसीईआरटी और ये डायरेक्ट हम बुक से ही पढ़ रहे हैं जो कि डिजिटली उपलब्ध है एनसीईआरटी के जो ऐप है एनसीईआरटी ऐप पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक उपलब्ध है। तो आप वहाँ पर जा करके पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और तो हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का अर्थशास्त्र, जिसमें पहला चैप्टर है विकास नीतियाँ और अनुभव। इसका मैंने एक लेक्चर किया है, हमने कल पढ़ा था इसका एक लेक्चर। तो उसमें हमने कुछ कुछ टॉपिक कवर किए हैं, जैसे कि निम्न स्तरीय विकास नीतियाँ क्या थी, आर्थिक विकास क्या था, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास क्या था, कृषि क्षेत्रक पढ़ा, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्रक और विदेशी व्यापार के बारे में। ठीक है, विदेशों से व्यापार कैसे किया गया, भारत की अर्थव्यवस्था का उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, अब हम आज पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से जननांकीय परिस्थिति। ठीक है, ब्रिटिश व्यापार की जनगणना के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। ठीक है, सबसे पहले जो उस समय पे भारत में ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश का शासन था, तो उस टाइम पे सबसे पहले जो भारत की जनसंख्या की गणना की गई, जनगणना जो लोगों की गणना की गई 1881 में की गई। ठीक है, सर्वप्रथम जनगणना कब की गई भारत में? 1881 में। ठीक है, यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जननांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। ठीक है, सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर 16% से भी कम ही थी। भारत की साक्षरता दर जो थी क्या थी? 16% से भी कम। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% आकी गई थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध भी थी भी वहां नितांत ही अपर्याप्त थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। उस टाइम पे क्या था कि ना तो कोई मेडिकल की सुविधा थी। ठीक है, तो उससे क्या था कि जो जल के थ्रू या वायु के थ्रू जो भी संक्रमण फैलता था, उससे बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे रोगों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप था। उसमें जनहानि, उसमें व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। जो मृत्यु दर थी उस टाइम पे क्या था? बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। ठीक है, जो छोटे बच्चे होता था, जो जन्म होते ही जिनकी मृत्यु हो जाती थी, तो शिशु मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार हो गई है। अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 33 बच्चों की मृत्यु होती है, बाकी बच्चे जीवित रहते हैं। पर उस समय तो ये दर 218 प्रति हजार थी। समझ रहे हैं? जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 69 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष ही था। जो जीवन प्रत्याशा होती है कि अगर कोई व्यक्ति है तो, या मतलब मान लीजिए 100% है, तो उसमें से सारे व्यक्ति मिला करके कितने वर्ष तक जीवित रह रहे हैं, तो वो होता है जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो उसमें उस टाइम पे क्या था कि जो एक मतलब मानी जाती थी लगभग सिर्फ 32 वर्ष थी कि लोगों की, क्योंकि देखिए जैसे बच्चों का ही हो गया, 218 बच्चे प्रति हजार, मतलब 218 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, तो उनकी तो जीवन प्रत्याशा मान लो कोई बच्चा पैदा होते ही उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो उसकी तो जीरो ही रही, या 2-4 महीने बाद या 2-4 साल बाद किसी की मृत्यु हो गई, तो कुल मिलाकर के जो जीवन प्रत्याशा थी उस टाइम पे सिर्फ 32 वर्ष थी, जो कि आज के समय में 69 वर्ष है। ठीक है, विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में ये कह पाना कठिन है
कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। मतलब हमारे पास इतने आंकड़े नहीं कि हम ये चीज़ कह पाएँ कि हाँ गरीबी का प्रभाव कितना ज़्यादा, प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। जब औपनिवेशिक शासन था, जब ब्रिटिश का शासन था भारत में, तो उस टाइम पे गरीबी अत्यंत पीक पर थी भारत में। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत की जो जनसंख्या की स्थिति थी, भारत की जो लोगों की स्थिति थी, वो बद से बदतर होती चली गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें व्यावसायिक संरचना के बारे में। ठीक है, व्यावसायिक संरचना क्या थी। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। देखो आपने भी स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि 80 मतलब 85% लोग, जो भारत के 85% लोग थे, वो क्या, उनके क्या आय का स्रोत क्या था, उनके आय का स्रोत था कृषि। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे, कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी आज के तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्रों, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात की में वृद्धि आंकी गई। ठीक है, देखो जैसे जो अभी क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अभी का वो मद्रास प्रेसिडेंसी पहले कहा जाता था उसे, आज का जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के प्रांत हैं, उन्हें पहले मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। वहाँ के क्षेत्रों में मतलब रोजगार के प्रति लोग जागरूक हुए। ठीक है, और क्या लेकिन जैसे जो हो गया क्षेत्र, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, इस क्षेत्र में कृषि के प्रति मतलब और से ज़्यादा लोग कृषि के प्रति आकर्षित हुए और ज़्यादा लोग खेती करने लगे। ठीक है, आधारिक संरचना, ये क्या था, व्यावसायिक संरचना थी। अब हम पढ़ेंगे आधारिक संरचना। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन और डाक तार आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। जो ये सुविधाएं यहाँ पे से डाक तार हो गया, जल परिवहन हो गया, पत्तन हो गया, रेलवे हो गया, इनका विकास तो भारत में हुआ, लेकिन ये भारत के लोगों के लिए नहीं था। जन सामान्य को, जो जनरल लोग पीपल थे, उनको सेवा प्रदान या सुविधा प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय में किए गए थे। ठीक है, औपनिवेशिक हित के मतलब उनके साधन के लिए उनको ध्यान में रखते हुए किया गया था। अंग्रेजी शासन से सबसे पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जब अंग्रेजी शासन था उससे पहले जो सड़कें बनी हुई थी, जो भारत की सड़कें थी, तो वो आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई, उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। ठीक है, अगर सड़कों का विकास किया गया, रोड बनाए गए, रेलवे बनाए गए, डाकतार बनाए गए, उनका कुल मिलाकर के उनका सिर्फ उद्देश्य, इन सारी चीज़ों को भारत में स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि उससे उनकी जो सुविधाएं हैं या उनको कच्चा माल अगर ले जाना है तो निकटतम जो रेलवे स्टेशन है या निकटतम जो पत्तन है, वहाँ तक पहुँचने में उनकी जो गाड़ियाँ हैं, जो उनकी सेनाएं हैं, उनको आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या मतलब कुल मिलाकर के अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, उनका अपना स्वार्थ था इसमें। जो विकास भारत में विकास कर रहे थे, सड़कें बना रहे थे, रेलवे स्थापित कर रहे थे, या फिर जो पत्तन बनाए जा रहे थे, वो उनका सिर्फ क्या था उद्देश्य कि उनका अपना उसमें स्वार्थ था कि मतलब अगर भारत से कच्चा माल ले जाना है तो कम से कम लागत में, कम से कम टाइम में वो कैसे ले जाए। ठीक है, इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था।
ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाली सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। ठीक है, वर्षा काल में तो ये अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दूभर हो जाता था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। ठीक है, 1850 में अंग्रेजों ने ही भारत में रेलों का आरंभ किया। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। भारत में उनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, यही माना जाता है। रेलों में भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इसमें लोगों को भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए, तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। ठीक है, भारत की जो निर्यात हो रहा था उसमें तो लाभ में मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका मतलब बढ़ा, वो निर्यात काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, लेकिन उसका जो प्रॉफिट था या उसका जो लाभ था वो भारत के लोगों को नहीं मिल रहा था। ठीक है, अगर रेलवे बनी, सड़कें बनी, तो सारी चीज़ें जो अंग्रेज़ों का जिनका शासन था, ब्रिटिश सरकार थी, तो उनको ही प्रॉफिट उसका सारा मिल रहा था। वो ऑब्वियसली उन्होंने अपने लाभ के लिए बनाया था, अपने हित के लिए ही बनाया था। ठीक है, इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया था, तथापि ये रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। उड़ीसा का जो एक जलमार्ग बनाया गया था, तटवर्ती नहर, इसका विशेष एक जलमार्ग बनाया गया था, लेकिन ये जो नहर बनाई गई इसका निर्माण सरकारी कोष से किया गया, लेकिन जो रेलवे बनाई गई थी वो ये जलमार्ग उसकी स्पर्धा बिल्कुल नहीं कर पाया। मतलब कुल मिला के ये है कि जो जलमार्ग जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो उद्देश्य उनका फुलफिल नहीं हुआ। उससे नहर के समानांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जल मार्ग को छोड़ दिया गया। उसके बाद नहर के समानांतर एक रेल मार्ग बन गया, विकसित कर दिया गया, और जो जलमार्ग था उसको छोड़ दिया गया। जो जलमार्ग बनाया गया था उसको छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जनसामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी। जो डाक सेवाएं थी वो जनसामान्य को सुविधा मिल रही थी उससे, किंतु ये बहुत ही अपर्याप्त थी। आधारिक संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में मतलब जो आधारिक संरचना थी उसके बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं। इस चैप्टर का ये वो है जो ये डायग्राम दिखाया गया है टाटा एयरलाइंस का। टाटा सन्स के विभाग के रूप में इस कंपनी की स्थापना 1932 में भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई थी, 1932 में टाटा एयरलाइंस की। ठीक, अब हम इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं इस चैप्टर का। स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से भी अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार और जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को
जन कल्याणमुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी। ठीक है, तो भारत देश में मतलब आपने पढ़ा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से 200 वर्ष पूर्व तक मतलब क्या कैसा रहा ब्रिटिश का शासन, उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, जो रेल मार्ग बनाया, जो जल मार्ग बनाया या सड़कें जो बनाई, उसको किस उद्देश्य से बनाया। ठीक, उसको अगर भारत में विकसित किया तो किस उद्देश्य से किया। ठीक है, और मतलब कैसे कृषि क्षेत्र पर कैसे प्रभाव पड़ा, औद्योगिक क्षेत्र पर कैसे प्रभाव पड़ा, तो ये सारी चीज़ें जननांग के विकास कैसा रहा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़ी। चलिए इसका हम एक बार संक्षेप में पढ़ लेते हैं, पुनरावर्तन कर लेते हैं इसको। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक विकास की उपलब्धियों को सही रूप से समझ पाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था की सही जानकारी की आवश्यकता है। देखो, स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विकास भारत का कैसा हुआ, उसके लिए उसको समझने के लिए आपको ये तो समझना पड़ेगा ना कि उससे पहले क्या स्थिति थी। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपको कंपैरिजन के लिए आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है ना। अगर आप कल से बेहतर हैं तो कैसे बेहतर हैं। ठीक है, आप अपने एजुकेशन में या आप जो भी कर रहे हैं उसमें अगर आप बेहतर हैं तो कैसे, कल आपका क्या स्टेटस था, आज आपका क्या स्टेटस है, तो इससे आप कंपेयर करते हैं कि आप कल से बेहतर हैं। तो ऐसे ही अगर हमें भारत की आर्थिक स्थिति समझना है तो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की हम आर्थिक स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उससे पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियां शासित देश और वहां के लोगों के आर्थिक विकास से प्रेरित नहीं थी। उनका ध्येय तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था। ठीक, भले ही भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि से ही अपनी आजीविका पाता था, किंतु कृषि क्षेत्र गतिहीन ही रहा। इसमें ह्रास के ही प्रमाण मिले हैं। अब जैसा कि अभी आपने पढ़ा, इसमें बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत में नहीं है, इसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है। आपने क्या पढ़ा कि जो मतलब उर्वरकों की कमी से, ठीक है, या सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था ना होने की वजह से भारत की जनसंख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन उसमें क्या था कि उससे जो उत्पादन था कृषि का वो घटता जा रहा था। ठीक है, तो जो कृषि को गतिशील होना चाहिए था, मतलब उत्पादकता बढ़नी थी, वो घट रही थी। ठीक है, और उसमें ह्रास इसी के ही प्रमाण मिले हैं। उस टाइम पे जो 200 वर्ष थे ब्रिटिश शासन के भारत में, तो उसमें क्या देखने को मिला कि जो कृषि जो पहले कहीं ना कहीं बेटर अवस्था में थी, उससे बेटर अवस्था में थी, उसमें क्या हुआ, गिरावट ही आई है, उसमें ह्रास ही देखने को मिला है, उसमें लॉस ही देखने को मिला है। भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योगों का पतन होता रहा और उनके स्थान पर किसी आधुनिक उद्योगों के आधार की रचना नहीं हो पाई। ठीक है, भारत में जो अंग्रेजी सरकार ने नीतियां अपनाई, ठीक है, उससे क्या हुआ, जो हस्तकला थी भारत की उसका तो पतन हो गया, और ये भी नहीं कि उसके अल्टरनेट में उसकी जगह पे कोई आधारशिला रखी गई, भारत में कुछ उसका आधार रखा गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिला के ये हुआ कि उसका पतन हो गया। ठीक है, और उसकी कोई आधार की रचना नहीं हो पाई, किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं हो पाई। पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बार बार प्राकृतिक आपदाओं और अकाल ने जन सामान्य को बहुत ही निर्धन बना डाला और इसके कारण उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ा। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो थी उनका अभाव था, और प्राकृतिक आपदाएं तो आती ही रहती थी, और आपदा और अकाल भी पड़ता था, तो जिससे क्या हुआ कि जो जन सामान्य जो लोग थे वो लोगों को बहुत ही गरीब बना डाला, और इसके कारण क्या हुआ, उच्च मृत्यु दर। अब लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, कोई बीमारी फैल गई है, अगर अभी आपने पढ़ा कि हवा से और पानी से बीमारियां अक्सर फैलती रहती थी, क्योंकि जो एक मतलब स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी लोगों को, तो लोगों को मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं मिल पाता था, मतलब तो मृत्यु दर जो थी वो बढ़ती गई। यद्यपि अपने औपनिवेशिक हितों से प्रेरित होकर विदेशी शासकों ने आधारिक संरचना सुविधाओं को सुधारने के प्रयास किए थे, परंतु इन प्रयासों में उनका निहित स्वार्थ था। यद्यपि स्वतंत्र भारत की सरकार ने योजनाओं के द्वारा ये आधार बनाया। ठीक है, इसमें क्या था कि जो अंग्रेजी शासकों ने जो भी चीज़ें, मान लो जो भी संरचना की, जो भी सुविधाओं को सुधारने के प्रयास किए, जैसे रेलवे बनाए, ठीक है,
लेकिन वो उसमें उनका खुद का स्वार्थ निहित था, उसमें और लोगों के लिए डाक सेवा जो थी वो था कि जन सामान्य को उससे लाभ मिल सकता था। लेकिन जो रेलवेज थे, जो सड़कें बनाई गई या फिर जो पत्तन बनाए गए, जो जलमार्ग बनाए गए, उससे सिर्फ उन्हीं का ही प्रॉफिट होता था, उससे भारतीयों को या जन सामान्य को, भारत के लोगों को उससे उसका कोई फायदा नहीं मिलता था। ठीक है, अब इस पर हम देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था, उन नीतियों के क्या प्रभाव हुए। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए और जितना अब तक पढ़ाया गया है इससे आपको सारे क्वेश्चंस के, आपको इसमें सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो इसमें अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर 2 को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।